हेलो एवरीवन। आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों को ये जानना है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। एंड जितने भी मेरे भाई बहन इस टॉपिक से अनजान है उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से सीधा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। और ये टॉपिक विश्व इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो आप लोगों को पहले ये समझना है कि आखिर क्रांति कहते किसे हैं। तो यहाँ पे क्रांति का मतलब ये है कि जब लोगों का गुस्सा बहुत ही तेजी से, बहुत ही बड़े रूप में ना कोई बहुत बड़ा फैसला ले, उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। क्योंकि क्रांति में ना यानी कि आंदोलन जैसे वहाँ पे माहौल होते हैं, युद्ध जैसा वहाँ पे माहौल होता है, तो ये सभी क्रांति का एक रूप है जिसमें कि बहुत लोग शामिल होते हैं, यानी कि लोगों का एक समूह यहाँ पे शामिल होता है, कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति हो या फिर कोई युद्ध हो, जैसे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ना, चाहे 1857 की क्रांति यहाँ पे हो गई, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सभी आंदोलन यहाँ पे हो गए, उन सभी आंदोलनों, क्रांतियों और युद्धों का मुख्यतः चार कारण ही है: राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, इन्हीं चार कारणों से कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति बहुत ही उग्र रूप लेती है और यहाँ से वह पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल करके रख देती है। सेम वही बात यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में भी हुई है। फ्रांस की क्रांति का जो पहला कारण हमारा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप लोगों को ये पढ़ना है कि एक बार बात है 1614 की, और 1614 में फ्रांस में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन रहता है। ठीक है, किस वंश का? बुर्बो वंश का शासन रहता है। और बुर्बो वंश का एक व्यक्ति होता है लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है मीटिंग के बाद, यानी कि मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि फ्रांस में जो अब राजा आएगा वह बुर्बो वंश का ही आएगा और लुई 14वां को वहां का राजा बनाया गया। लेकिन यह एक ऐसा राजा था, मतलब कि यह एक निरंकुश राजा था। निरंकुश का मतलब होता है कि हमेशा अपने मन का करना, जनता इसके फैसले से दुखी है, सुखी है, इसको कोई परवाह ही नहीं होता था वहां पे। निरंकुश का मतलब कि जिससे राजा को लाभ हो उसे हम लोग निरंकुश बोलते हैं। तो जनता के द्वारा किया गया कोई भी काम ना राजा को पसंद नहीं आते थे और राजा अपने तरीके से उसको हैंडल करता था, तो वहां पे निरंकुश हो गया यहाँ पे। और लुई 16वां एक और बोला था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि जो फैसले हम लेंगे वही फैसले संपूर्ण राज्य में लागू होने चाहिए। अन्यथा मैं, मतलब कि अगर जो मेरे फैसलों को या फिर जो मेरी बातों का विरोध करेगा वो अपना मतलब परिणाम के लिए रेडी हो जाए यहाँ पे। तो वही बात है कि लुई 16वां का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। यह कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि मैं ही राज्य हूँ, यह किसका कथन है? तो लुई 14वां का यहाँ पे 16वां बोला गया है, लुई 14वां का यहाँ पे कथन है। और लुई निरंकुशता को रोकने के लिए, यानी कि इस पर अंकुश लगाने के लिए पार्लमा नामक संगठन थी, जो कि न्यायालय यानी कि कोर्ट के रूप में कार्य करती थी, जिसकी संख्या 17 थी। लेकिन यह केवल नाम मात्र का कोर्ट था, नाम मात्र का जनता का यहाँ पे अपील दलील सुना जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो ये लुई 14वां था, या कुछ पैसे, कुछ मतलब कि जैसे नहीं होता है कि कुछ घूस खिला करके वो इन सभी 17 न्यायालयों को, यानी कि पार्लमा नामक सभी संगठनों को ना यहाँ पे अपनी ओर कर लेता था ये। और फिर से जब लोग बहुत ही गुस्से में, मतलब कि बहुत ही, जैसे नहीं होता है पूरा एकदम, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कभी ना कभी फूटता ही है। तो जब लोगों का जब गुस्सा फूटा तो लुई 14वां इससे डर करके अपनी गद्दी को छोड़ता है और फिर पुनः 1700 लुई 16वां यहाँ पे ना राजा बनता है। सबसे पहले लुई 14वां फ्रांस का राजा बनता है, लेकिन यह एक निरंकुश राजा होता है, जिसकी निरंकुशता को रोकने के लिए वहां पे पार्लमा नामक संगठन थी, जो कि न्यायालय के रूप में कार्य करती थी और इसकी संख्या 17 था। लेकिन जनता के गुस्सा को फूटने के कारण यहाँ पे इसने अपनी गद्दी को त्याग दिया और गद्दी को त्यागने के बाद में अपनी शासन को लुई 16वां को दे दिया और लुई 16वां राजा बनता है 1774 ईस्वी में यहाँ पे। अब गद्दी पर बैठने के बाद में यहाँ पे बदलाव हुआ, तो लुई 16वां गद्दी पर बैठता और लुई 16वां की विवाह मेरी अंतोनिएट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी यहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से ना लुई 16वां का विवाह हुआ। और लुई 16वां भी ना अच्छा राजा नहीं था यहाँ पे, यह भी निरंकुश था, अशिक्षित, अयोग्य राजा था यहाँ पे। क्योंकि लुई 16वां हमेशा अपनी पत्नी का बात सुनता था और इसकी पत्नी एक ऐसी पत्नी थी जो कि बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी ना। काम में 100 रुपए का तो खर्च करती थी 1 लाख सीधा एकदम यहाँ पे। बहुत, मतलब कि नहीं होता है कि मतलब जैसे शासन ही उसी के पास है, राजस्व भी उसी के पास है, पूरा ना पूरा व्यवस्था इसी के पास है, तो ये कुछ भी कर सकता है यहाँ पे।
तो मेरी अंतुनैत यह फिजूल खर्ची बहुत करती थी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बहुत खर्ची करती थी ये। मैं इसकी पत्नी मेरी अंतुनैत यह कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की थी यह? तो ऑस्ट्रिया की थी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह ऑस्ट्रिया की थी। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लुईस 16वां के शासनकाल में ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अमेरिका आज़ाद हुआ था। और अमेरिका के आज़ाद करने के बाद में चूंकि अमेरिका का फ्रांस का एक सैनिक था लफायते, और लफायते ने क्या किया था? लफायते ने क्या किया कि लफायते फ्रांस का था और वह अमेरिका की ओर से ब्रिटेन से लड़ा था। यहाँ पे आप लोगों ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा। तो लफायते जो भी फ्रांस का राजा सैनिक था और वह अमेरिका की ओर से लड़ा था, तो लफायते के नेतृत्व में ही अमेरिका आज़ाद हुआ था, यहाँ पे समझ लीजिए। और फ्रांस अमेरिका को आज़ाद कराने में करीब करीब 10 अरब के कर्ज में डूब गया था। फ्रांसीसी मुद्रा में 10 अरब के कर्ज में डूब गया था यहाँ पे। ये इसका पहला कारण है, राजनीतिक कारण। अब आगे हम समझते हैं कि धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक कारण कौन कौन से थे ना। इसको लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। अब आइए हम समझते हैं दूसरे कारण यानी कि सामाजिक कारण के बारे में। अगर हम बात करें सामाजिक कारण की, तो फ्रांस में जो समाज थी वह 3 भागों में विभक्त थी, यानी कि 3 भागों में बटी हुई थी। सबसे पहले प्रथम वर्ग, फिर द्वितीय वर्ग और लास्ट में तृतीय वर्ग। यहाँ पे आप लोगों को ना आप लोगों के किताब में या फिर एग्जाम पेपर में वर्ग न दे करके यहाँ पे स्टेट देगा कि प्राथमिक स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो वहाँ पे आप लोगों को घबराना नहीं है। स्टेट का मतलब होता है वहाँ पे वर्ग ना। तो फ्रांस में जो सामाजिक यानी कि जो समाज थी, इसके प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे। पादरी का मतलब कि जैसे ईसाई, जैसे हमारे हिंदू धर्म में साधु संत है ना, कि हिंदू धर्म में साधु बाबा ना, तो जैसे आप लोग समझ सकते हैं साधु किसे कहते हैं। तो साधु जो है वहाँ पे सेम ईसाई धर्म में जो साधु होते हैं उन्हीं साधुओं को पादरी कहा जाता है। हिंदू धर्म में साधुओं को साधु बोलते हैं, तो ईसाई धर्म में पादरी को हम लोग यानी कि साधुओं को पादरी बोला जाता है। फ्रांस में पादरियों की संख्या 1,30,000 थी। ये फ्रांस के प्रथम वर्ग यानी कि प्राथमिक स्टेट में आते थे। और फ्रांस के सामाजिक, अगर हम बात करें सामाजिक कारण में, तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग, अब देखिए कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? जैसे हमारे समाज के वे लोग ना, हमारे समाज के वे लोग जो कि समाज से थोड़ा सा ऊंचा दर्जा पाते हैं। तो वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? जिनको कि समाज से थोड़ा सा ऊंचा दर्जा मिलता है। नेता वो लोग हो गए, नेताजी, मुखिया जी, सरपंच जी, विधायक जी ना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, यानी कि ये सब लोग जो कि समाज में तो रहते हैं लेकिन समाज से उन लोगों को थोड़ा सा हट के यानी कि प्रतिष्ठित थोड़ा सा ना, उन लोगों की पॉपुलरिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी कि उनको थोड़ा सा अधिक इज्जत पानी वहाँ पे मिलता है, रुतबा उन लोगों का हो जाता है। तो वैसे लोग फ्रांस में 40 लाख थे। वैसे लोग कितने थे? 40 लाख थे। और ये द्वितीय स्टेट में आ गए। अगर हम बात करें तृतीय स्टेट की, तो तृतीय स्टेट में साधु लोगों को छोड़ करके और नेता लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आते थे, जैसे डॉक्टर, किसान, मजदूर ना, हलवाई फलवाई, जो भी यहाँ पे आप लोग समझना है, वकील, शिक्षित लोग ना, व्यापारी, जो भी यहाँ पे लोग आते थे वे सभी तृतीय स्टेट में आते थे, जिनकी संख्या फ्रांस में 2 करोड़ 8 लाख के आसपास थी। उस टाइम पे पूरे फ्रांस की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, और 2.5 करोड़ में 1 लाख ये है, 40 लाख ये है, तो बाकी जितने भी लोग थे यहाँ पे 1 लाख 8 लाख 2 करोड़ 8 लाख 9 लाख के आसपास, ये सभी सामान्य लोग यानी कि मध्यम वर्ग के लोग थे। और मध्यम लोगों पर कुलीन लोगों के द्वारा, मतलब कि तृतीय स्टेट के लोगों पर द्वितीय स्टेट के द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। जैसे नेताओं के द्वारा पढ़े लिखे लोगों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर, किसानों पर बहुत ही दुर्व्यवहार से बात किया जाता था यहाँ पे। यही कारण है फ्रांस की क्रांति की, क्योंकि देश में सबको रहना है, सबको रहने का अधिकार है। और जैसे भारत है, तो भारत में जैसे यूपी के लोगों को कुछ और दर्जा मिल जाए केंद्र सरकार के द्वारा, पंजाब के लोगों को कुछ और दर्जा मिल जाए, तो वहाँ पे दोनों में मतभेद होगा, और दोनों में जब मतभेद होगा तो वहाँ पे केंद्र सरकार विचलित होगी। इसीलिए विचलित न हो, इसलिए भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। जैसे अगर चोरी यूपी में होती है, तो जो सजा चोरी करने पर यूपी में दिया जाएगा, वही सजा चोरी करने पर पंजाब में भी दिया जाएगा, यानी कि इस नियम को बना दिया गया है। सेम वही बात यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये नियम नहीं थे, करीब करीब 400 कानून बनाए गए थे, 400 कानून यहाँ पे बनाए गए थे, ध्यान दीजिएगा। और ये 400 कानून किसके लिए बने थे? तो सामान्य यानी कि सामान्य लोगों के लिए।
और सामान्य लोगों के लिए केवल ये कानून थे कि 400 लोग। इन दोनों पर यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी पर ये कानून लागू ही नहीं होते थे। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई थी कुलीन वर्गों को। इसीलिए सामाजिक कारणों में फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्गों का बहुत ही अत्यधिक योगदान रहा और फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग बहुत ही अपना अच्छाई से यानी कि बहुत ही ईमानदारी से अपना योगदान दिए और अपने हक को प्राप्त करने के लिए मध्यम वर्गों ने एक नारा दिया जिसका नाम है समानता। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में पूछता है कि समानता का नारा फ्रांस की क्रांति में किसके द्वारा दिया गया है, तो मध्यम वर्गों के द्वारा दिया गया है। और मध्यम वर्ग में जो सैनिक थे, जैसे मान लीजिए सैनिक जो लड़ता है उसका पद कोई और रहता है और जो सैनिक को लड़ने के लिए ऑर्डर देता है उसका पद कोई कुछ और रहता है। तो जो ऑर्डर देगा उस पद पे कुलीन लोगों की भर्ती होती थी, क्योंकि उन लोगों का तो लड़ना नहीं है वहां पे। और जो जाकर के आगे लड़ता है, जो अपनी बलिदान देता है, जो अपनी मतलब कि पूरी नहीं होता है, एकदम जान पर खेलता है, उन पदों पर सामान्य लोगों को भर्ती दिया जाता था। यहाँ पे ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ पे किया जाता था कि जहाँ पे लड़ना है वहां पे जाओ तो लोग, जहाँ पे ऑर्डर देना है, जहाँ पे बहुत ही ऊंचे पोस्ट है वहाँ पे कुलीन लोग यानी कि नेताओं के लड़के, नेता लोग वहाँ पे जाते थे। तो ये सामाजिक कारण है हमारी। सामाजिक कारण में प्रथम 3 कारण थे। सबसे पहले प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे, द्वितीय वर्ग में कुलीन लोग आते थे और तृतीय वर्ग में इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी लोग आते थे। पादरी की संख्या 1,30,000, कुलीन की संख्या 40 लाख और इन दोनों में 2.5 करोड़ में ये केवल 2 थे। 2.5 करोड़ को अगर इनको हम घटाएंगे तो करीब करीब 2 करोड़ 8,70,000 के आसपास यहाँ पे आएगा। तो उतना कैलकुलेशन ठीक नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज के वे लोग, समाज के उन व्यक्तियों को कुलीन वर्ग के में दर्जा दिया जाता है जिनको कि समाज से हट करके थोड़ा सा ऊंचे पद पर यानी कि उनको थोड़ा सा ऊंचा प्रतिष्ठित किया जाए, उन लोगों को हम लोग कुलीन वर्ग में डालते हैं यानी कि रखते हैं वहाँ पे। अब ये हमारा हो गया सामाजिक कारण पे हो गया। सैनिक कारण में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अगला कारण हम लोग पढ़ते हैं, तब तक लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ से हमारा अगला कारण शुरू होता है व्यक्तिगत कारण और दूसरा बौद्धिक कारण और साथ ही विदेशी घटनाओं का प्रभाव। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिगत कारण की, तो व्यक्तिगत कारण में अगर आप लोग भारत का इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पे वो नियम जारी होता है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपने आप में पीएम सीएम कोई भी हो, अगर सरकार का मन करती है तो वह भारतीयों को तुरंत पकड़ करके जेल में, ना कोई अपील ना कोई दलील। वहां पे इस नियम में ये होता था। सेम वही नियम, उसी प्रकार का नियम फ्रांस में भी जारी हुआ था और उस नियम को हम लोग लेटर्स डी कैचेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेटर्स डी कैचेट का मतलब होता है कि बिना अभियोग के, मतलब कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी नहीं होता है, मतलब बेवजह ही फ्रांस में जो राजा था उसके सैनिक लोगों को बेवजह, जैसे अगर वहाँ के लोग फ्रांस के सैनिकों के साथ तू-तड़ाक करते थे तो तुरंत पकड़ करके जेल में वहाँ पे। अब आजीवन सजा होगा कि फांसी होगा किसी को नहीं पता है वहाँ पे। इसीलिए लेटर्स डी कैचेट में बिना किसी वजह के लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ पे जेल में लेकर के जाया जाता था। यह व्यक्तिगत कारण हो गया। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करें बौद्धिक कारण की, तो बौद्धिक कारण का मतलब कि फ्रांस में जितने भी बुद्धिजीवी, मतलब कि बहुत से विद्वान, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने इस क्रांति का एक अलग ही अंदाज दिया और वे अपने मत से यानी कि अपने हिसाब से इस क्रांति को दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना किताब भी लिखा यहाँ पे और उनके किताब का नाम है विधि की आत्मा। देखिए अगर हम बात करें कि विधि की आत्मा में इस किताब में किसकी चर्चा की गई है, तो इस किताब में यह बताया गया है कि जो फ्रांस की क्रांति है यह एक मध्यम वर्ग की क्रांति है। मतलब कि जैसे हमने सामाजिक कारण में पढ़ा था कि सामाजिक कारण में जो मध्यम वर्ग थे, जैसे नेताओं और पादरियों को छोड़ करके उन पे जो होता था ना, दुर्व्यवहार होता था, उनमें जो असंतोष था, उन्होंने अपनी दुर्व्यवहार और असंतोषता को कम करने के लिए यह क्रांति किया था। तो इसी बात को विधि की आत्मा में लिखा गया है और यह किताब लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू ने इस किताब में लिखा है कि सरकार के 3 भाग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को बताते हुए इन्होंने यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया। तो कई बार आप लोग एग्जाम में पूछता भी है कि विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है, तो मॉन्टेस्क्यू का।
और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और साथ ही बौद्धिक कारण में एक और व्यक्ति होते हैं रूसो, और रूसो ने अपनी किताब सामाजिक संहिता को लिखा और इस किताब में भी उन्होंने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विदेशी घटनाओं के बारे में। विदेशी घटनाओं में सबसे पहले जानेंगे हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा था कि एक लफायते नाम का व्यक्ति था जो कि फ्रांस का सेना में था, फ्रांस की सेना में था और अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया उसने। और यहाँ से फ्रांस के लोग, मतलब नहीं होता है, एक फ्रांस के लोगों को यहाँ से प्रेरणा मिला कि नहीं, क्या बात है अमेरिका में कि हमारा देश का आदमी जाकर के अमेरिका को आज़ाद करा दिया, तो हम लोग खुद अपने राजा से गुलाम है, तो हम क्यों नहीं आज़ाद हो सकते हैं यहाँ पे। तो वहीं से इन लोगों को प्रेरणा मिली, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही। और दूसरी प्रेरणा इंग्लैंड की क्रांति से मिला है इन लोगों को, इंग्लैंड की क्रांति से। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। उस क्रांति से इंग्लैंड फ्रांस के लोगों को यहाँ पे प्रेरणा मिली कि जब इंग्लैंड आज़ाद हो सकता है, अमेरिका आज़ाद हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने मन का कर सकते हैं। देश हमारा है, संसाधन हमारी हैं, हम लोग यहाँ के, फिर दूसरा हम भी जाकर कैसे राज करके चला जाएगा यहाँ पे। वही बात है। ये तो रही हमारे फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति का कारण कौन कौन था। अभी तक हमने फ्रांस की क्रांति के कारण जाने। अब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय, यानी कि घटना स्थल पर कौन कौन से काम हुए थे और लुई सुलावा को कैसे उसके पद से हटा करके ना फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और फ्रांस में जनतंत्र वहां पे बना। आइए समझते हैं। अभी तक हमने फ्रांस के कारणों के बारे में पीछे पढ़ा है। अब समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति में घटना स्थल पर क्या हुआ था, यानी कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस दिन से लेकर के कैसी कैसी विडंबनाएं राजा के सामने आई और लोगों ने क्या क्या परेशानियां यहाँ पे झेली है। सबसे पहले लुई सुलावा वहां का राजा था। लुई सुलावा को एक बार धन की आवश्यकता पड़ी। कब? 1789 ईस्वी में धन की आवश्यकता पड़ी और धन की आवश्यकता पड़ने के कारण इसने एक बैठक बुलाई थी। कब? 5 सितंबर 1789 ईस्वी को। 5 सितंबर 1789 ईस्वी को बैठक बुलाया है लुई सुलावा। और बैठक में फ्रांस के तीनों सामाजिक, यानी कि फ्रांस के में जितने भी वर्ग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, यानी कि प्राथमिक स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये तीनों ही स्टेट के लोग फ्रांस के इस सभा में, यानी कि बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन प्रथम स्टेट के में केवल 300 लोग आए थे, द्वितीय स्टेट में 300 लोग आए थे, लेकिन तृतीय स्टेट में 600 लोग आए थे। यहाँ पे 600 लोग आए थे। कारण क्या था? क्योंकि फ्रांस में तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये 1,30,000 लोग थे फ्रांस में, और द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग थे तो जो केवल 40 लाख थे, लेकिन तृतीय स्टेट में 2,08,00,000 लोग था यहाँ पे। तो 600 लोग यहाँ पे आ गया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कारण क्या था? क्योंकि फ्रांस में जो तृतीय स्टेट के लोग थे, इनकी तुलना में इन दोनों को बहुत ही ज्यादा महत्व मिलता था हर फील्ड में, हर सेक्टर में। जो फ्रांस में प्राथमिक स्टेट के लोग में आते थे उनको और ज्यादा छूट मिलता था, द्वितीय स्टेट के लोगों को और ज्यादा छूट मिलता था यहाँ पे, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों में बहुत ही छूट, यानी कि बहुत, समझिए कि यहाँ पे नहीं, एकदम यहाँ पे इन लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। कारण था कि इन्होंने इसलिए इस मीटिंग को ज्वाइन किया तृतीय लोगों ने कि हमको अपना हक मिल जाएगा। राजा बोले कि आप लोग हमको पैसा दीजिए। प्राथमिक स्टेट के लोगों ने बोला कि ठीक है हम पैसा देंगे, द्वितीय स्टेट बोला ठीक है हम भी पैसा देंगे, तृतीय स्टेट के लोगों ने बोला ठीक है हम भी पैसा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। और शर्त क्या है? कि हमको समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए और हम भी देश में मतलब स्वतंत्रता से नाम कमाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अपना ना फैमिली को चलाना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन राजा बोला कि नहीं, तुम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, तुम लोग देश में जैसे हो वैसे ही रहो। तो तृतीय स्टेट के लोग बोले नहीं, तब हम सभा में नहीं आएंगे। और तृतीय स्टेट के लोग गुस्सा होकर के इस दिन, यानी कि 5 सितंबर 1789 को इस रूम से बाहर निकल गए, यानी कि जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहां से बाहर चले गए। जब बाहर आ गए ये सब, तो राजा बोला अरे यार पैसा हमको चाहिए था, ये सब बाहर आ गया, अब कैसे पैसा मिलेगा। तो फिर से मीटिंग होती है 20 जून 1789 को मीटिंग होती है। इस मीटिंग में प्राथमिक स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट के लोग पहले ही पहुंच जाते हैं और तृतीय स्टेट के लोग देरी से पहुंचते हैं। तो जो देरी से पहुंचता है उन लोगों को भवन के अंदर, यानी कि जहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया जाता है और उनको बाहर से
ना, यानी कि बॉडीगार्ड के द्वारा भवन के बाहर ही रोक दिया जाता है, यानी कि भवन को पूरी तरह से घेर करके कोई अंदर ना आ पाए, जो रेड किया है उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया है। ठीक है, अंदर नहीं आने के कारण वे सब, यानी कि ये 600 लोग कहाँ गए, तो टेनिस कोर्ट में गए थे। कहाँ पे गए थे? टेनिस कोर्ट में गए थे। टेनिस कोर्ट में इन्होंने वहां पे शपथ खाई थी कि जब तक हम राजा को उसके पद से हटा नहीं देते हैं और देश में संविधान को स्थापित नहीं कर देते हैं, देश स्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक हम इस सभा को भंग नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने टेनिस कोर्ट में अपनी सभा को रखा और टेनिस कोर्ट का एक नया नाम दिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट का एक नया नाम दिया और यहीं से संविधान बनने लगे थे, यहीं से संविधान का निर्माण होने लगा था। यहाँ तक समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर बात है जब संविधान निर्माण, यहाँ पर देखिए तृतीय स्टेट की संख्या फ्रांस में करीब करीब 2 करोड़ थी। कितनी थी? 2 करोड़। और 2 करोड़ में 600 यहाँ पे इस संविधान को बनाने में लगा है। तो बाकी लोग कहीं ना कहीं अपना आंदोलन करेगा, अपने हक को मांगेगा। तो अपने हक को मांगने के लिए एक जेल था, बैस्टिल जेल, जिसका नाम था बैस्टिल जेल, और वो जेल था पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस के बैस्टिल जेल में जितने भी कैदी थे उन सभी कैदियों को 14 जुलाई को रिहा कर दिया गया। 1789 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। और इनके रिहाई के उपलक्ष्य में ही हर वर्ष फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कारण कि राजा के वहां पे सैनिक होते हुए, राजा उसके पद पर होते हुए और फ्रांस के सभी कैदी रिहा हो गए। जैसे भारत हमारा देश है, तो भारत के जितने भी जेल हैं उन सभी जेलों के कैदी अचानक रिहा हो जाएंगे। तो भारत में जनसंख्या पहले से बढ़ी है और बाहर लोग घूम रहे हैं और घूम रहे नहीं, अब रहने खाने का जगह वहां पे नहीं मिलेगा। कारण क्या है? जैसे मोदी के सरकार में अगर देश के सभी कैदी रिहा हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे वहाँ पे सब क्रिमिनल भरा है जेल में, तो रिहा हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी। इसीलिए जब ये बैस्टिल बंदरगाह से कैदी रिहा हो गए, तो रिहा होने के कारण, क्योंकि वहां पे शासन किसका था? लुई सुलामा का। तो लुई सुलामा का लगा कि साला हमारे शासन में हमरो पूरा कैदी को रिहा कर दिया, मतलब कुछ तो इन लोगों में बात है ना। इसी बात को लेकर के लुई सुलामा केवल नाम मात्र का राजा यहाँ पे बना और इसी दिन से 14 जुलाई 1789 से ही यह नाम मात्र का राजा बना रहा और बैस्टिल बंदरगाह के सभी कैदी रिहा हो गए। और कैदियों के आज़ादी के बाद का हुआ 27 अगस्त को, जो ये नेशनल असेंबली थी, यानी कि जो ये टेनिस कोर्ट था, इसने मानव और नागरिकों की अधिकार को स्वीकार कर लिया और यहाँ पे इसकी स्वीकृति दे दी गई और बोला गया कि अब से सभी नागरिकों को, चाहे वो प्रथम स्टेट के हो, चाहे द्वितीय के हो, चाहे तृतीय के हो, इन सभी नागरिकों को समान अधिकार होगी। इन सभी नागरिकों पर समान अधिकार होगा और किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप हमको कुछ कीजिए, क्योंकि जो भी करना अपने बल पे करना है और सबको स्वतंत्रता मिल गई यहाँ पे। इसीलिए मानव और नागरिकों का अधिकार यहाँ पे पारित कर दिया गया 27 अगस्त 1789 को। इसको पारित होते ही 1791 में, यानी कि इसके 2 साल के बाद, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस में जो संविधान बना है उसका प्रारूप तैयार किया गया था। और नेशनल असेंबली का गठन होता है 20 जून 1789 को। क्यों? क्योंकि भवनों के घेराव के कारण, यानी कि भवनों के आगे पीछे जितने बॉडीगार्ड थे तो वे सब उन लोगों को अंदर नहीं आने दिए। तो लोग गुस्सा में एक अपना अलग एक बना लिए, मीटिंग अपना एक अलग नहीं होता है, सभा को यहाँ निर्माण कर लिए। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ से अब आगे क्या हुआ है। और जब यहाँ से संविधान के प्रारूप तैयार हो गए 1791 में, तो 1791 के बाद 21 सितंबर 1792 को, यानी कि 1 साल के बाद, नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की सरकार जिसने इस संविधान को बनाया था उसका नाम हटा करके, यानी कि नेशनल असेंबली का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया कन्वेंशन। तो कन्वेंशन किसका नाम है? तो नेशनल असेंबली का कन्वेंशन नाम कब पड़ा है? तो 21 सितंबर 1792 को। और 22 सितंबर, यानी कि इसके एक दिन के बाद, राष्ट्र का नया कैलेंडर को लागू किया गया है। सबसे पहले इसके नाम चेंज करने के बाद राष्ट्र का नया कैलेंडर लागू हुआ है। अब देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे कि फ्रांस की राष्ट्र कैलेंडर किसने लागू किया है, नेशनल असेंबली की कन्वेंशन? तो यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, क्योंकि 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली का नाम हटा दिया गया है
और उसका नाम रख दिया गया है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के द्वारा ही इसकी कैलेंडर को लागू किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लुईस लामा को 21 जनवरी 1793 को, यहाँ पे देखिए 1792 होगा यहाँ पे हो, हाँ 1793 को, यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुईस लामा को फांसी दे दिया गया। देशद्रोह के अपराध में इसको फांसी मिला था लुईस लामा को। और फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जनता ने सोचा कि ये तो मर गया, यानी कि लुईस लामा मर गया, तो क्यों ना हम एक नया संविधान का निर्माण करें। और फ्रांस की नया संविधान बनाया गया 1795 में। और नया संविधान बनने के बाद ही वहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। और चुनाव होने के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की सरकार वहाँ पे बनती है। और नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा राजा था जिसका प्रभाव हम लोगों को इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के रूप में भी देखने को मिलता है। ये रही पूरी फ्रांस की क्रांति के घटना स्थल पर क्या क्या हुए हैं। ठीक है, धन की आवश्यकता पड़ने के कारण मीटिंग बुलाया था और यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पे लुईस लामा, खत्म हो गई इसकी कहानी। अब हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। यानी अब अगर हम बात करें कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम कौन कौन से हैं, यानी कि इसके परिणाम कौन कौन से हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो लिखने में टाइम भी लगेगा, वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है, तो क्यों नहीं इसको किताब के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला परिणाम हमारे पास है पुरातन व्यवस्था का अंत, यानी कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। और साथ ही फ्रांस की क्रांति से हम लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। और सामंतवाद का भी अंत हो जाता है यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किसके क्रांति से प्रोत्साहन मिला है, तो फ्रांस की क्रांति से, यानी कि पुरातन व्यवस्था का अंत या इसका पहला परिणाम हमारा है। दूसरा परिणाम हमारा है धर्मनिरपेक्ष राज। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम हैं तो हिंदू बन सकते हैं। यह रूल भारत में भी लागू होता है और फ्रांस में भी इसको लागू किया गया है। और जनतंत्र की स्थापना मतलब कि सिद्धांत ने अधिकार दिया था कि फ्रांस की क्रांति है राजा देवी अधिकार को समाप्त कर जनता खत्म है, यानी कि जो भी अधिकार पहले दिए गए थे उन सभी अधिकारों को समाप्त करके राजा ने जनता के आधार पर, यानी कि जनता जो फैसला करेगी वही उनका जनतंत्र अधिकार होगा, ऐसा राजा के द्वारा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा वहां पे माना गया था। अगला हमारा है व्यक्ति की महत्ता, यानी कि फ्रांस ने नेशनल असेंबली में पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा कर दी, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की क्या क्या वहाँ पे रहेगी, इन सब की घोषणा फ्रांस ने ही किया है। और समाजवाद का प्रभाव, यहाँ पे समाजवाद का मतलब होता है कि जैसे अमीर और गरीब जो है यहाँ पे उन दोनों में समानता रहे, कोई भी धन को लेकर के या फिर शिक्षा को लेकर के दोनों में कभी भी मतभेद ना हो, इसका भी वहाँ पे ना प्रारंभ हुआ समाजवाद का भी। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लुईस लामा जो था वह पूरी तरह से व्यापार को ठप कर दिया था और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वहाँ पे इस पर बल दिया और इसमें वृद्धि की। अगला दास प्रथा का उन्मूलन, इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया और साथ ही 1794 ईस्वी में कन्वेंस ने दास प्रथा कानून भी पारित किया है। कन्वेंस ने दास प्रथा कानून कब पारित किया है, तो 1794 ईस्वी में, यानी कि संविधान बनने के 1 साल पहले दास प्रथा कानून यहाँ पे पारित किया गया है कन्वेंस के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है कि सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, यानी कि सरकार ने सोचा कि हम शिक्षा को भी आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा का भी यहाँ पे बल दिया गया है। अगला राष्ट्रीय कैलेंडर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रांस ने यहाँ पे राष्ट्रीय यानी कि कैलेंडर ने भी यहाँ पे लागू हुआ है कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पे। अगला महिला आंदोलन, देखिए महिला आंदोलन में आप लोगों को क्रांति में महिलाओं की भूमिका रही, लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को अधिकार देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। और बाद में 1946 में यहाँ पे फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये रही पूरी फ्रांस की क्रांति के परिणाम। अब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव अन्य देशों पर कैसे पड़ा। जैसे हमने चोरी किया है तो हमारा चोरी का प्रभाव हमारे भाई बहन छोटे मोटे जो भी है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस क्रांति से उसका यह तात्पर्य है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो क्रांति होने के बाद इसका प्रभाव अन्य देशों पर कैसे पड़ा। तो सबसे पहले इटली पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इटली भी गुलाम था, इटली का एकीकरण हुआ, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर पोलैंड पर भी इसका प्रभाव पड़ा, फिर इंग्लैंड पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और क्रांति का स्वरूप में आप लोगों को यह पढ़ना है
कि 1791 में फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानवाधिकारों की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप के अन्य देशों में भी इन विचारों से प्रभावित हुए और वहाँ भी सुधारों के एक नए युग का सिलसिला जारी हुआ। जैसे फ्रांस की क्रांति ने न केवल फ्रांस की में भी अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया, बल्कि फ्रांस की क्रांति से यूरोप के जितने भी देश थे वे सभी प्रभावित हुए और इससे इंस्पिरेशन लेकर के वे अपना आगे की ओर बढ़ते गए। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हो कि यहाँ से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में। बैस्टिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 में। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो पादरी। द्वितीय में कुलीन और तृतीय में न्यायाधीश। यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। वोल्टेयर कौन था? तो यहाँ पे लेखक था। और रूसो की सिद्धांत का समर्थक था, तो जनता की इच्छा को लेकर के। और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो विधि की आत्मा। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। और फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।